कल से बाजार पूरे 5 दिन बिना किसी छुट्टी के खुले रहेंगे, इसलिए इस हफ्ते लगातार ट्रेडिंग एक्शन देखने को मिल सकता है। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से बाजार की चाल अभी भी थोड़ी कमजोर बनी हुई है। निफ्टी 24,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है और यही दिखाता है कि ऊपर जाते ही बिकवाली का दबाव बढ़ जाता है। पिछले करीब 2 सालों में कई बार ऐसा देखने को मिला है कि बाजार तेजी दिखाता है, लेकिन ग्लोबल अनसर्टेनिटी और विदेशी बिकवाली की वजह से वो तेजी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती। अमेरिकी बाजारों में शुक्रवार को शुरुआत काफी अच्छी हुई थी, लेकिन आखिरी घंटों में गिरावट आ गई और डाउ जोन्स करीब 150 पॉइंट नीचे बंद हुआ। हालांकि इसके बावजूद गिफ्ट निफ्टी मजबूत दिख रहा है और भारतीय बाजार के लिए लगभग 230 पॉइंट की पॉजिटिव शुरुआत का संकेत दे रहा है। इसका मतलब ये है कि फिलहाल ग्लोबल मूड पूरी तरह खराब नहीं हुआ है। इस हफ्ते का सबसे बड़ा ट्रिगर 5 राज्यों और 1 यूनियन टेरिटरी के चुनाव नतीजे रहने वाले हैं। खासकर वेस्ट बंगाल में मुकाबला काफी कांटे का माना जा रहा है, क्योंकि अलग अलग एग्जिट पोल अलग अलग नतीजे दिखा रहे हैं। ऐसे माहौल में राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ती है और बाजार में वॉलेटिलिटी यानी तेज उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। शनिवार को वेस्ट बंगाल के कुछ बूथों पर दोबारा मतदान भी कराया गया था, इसलिए अब बाजार की नज़र सिर्फ रिजल्ट पर रहेगी। अगर नतीजे उम्मीद से अलग आते हैं तो कई सेक्टरों में अचानक बाइंग या सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि निवेशक राजनीतिक स्थिरता को बहुत अहम मानते हैं। ऑटो सेक्टर इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहने वाला है, क्योंकि अप्रैल महीने के सेल्स नंबर्स का पूरा असर अभी शेयरों में दिखाई नहीं दिया है। जिन कंपनियों की बिक्री उम्मीद से बेहतर रही होगी वहां तेज़ी देखने को मिल सकती है, जबकि कमज़ोर आंकड़े देने वाली कंपनियों के शेयर दबाव में आ सकते हैं। Q4 रिजल्ट सीजन अब अपने सबसे अहम दौर में पहुंच चुका है। इस हफ्ते कई बड़ी कंपनियां अपने नतीजे जारी करेंगी और सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं बल्कि फ्यूचर गाइडेंस भी बाजार की दिशा तय करेगी। अगर कंपनियां आगे के महीनों के लिए कमजोर संकेत देती हैं तो अच्छे नतीजों के बावजूद शेयर गिर सकते हैं। इस बार सिर्फ रिजल्ट्स ही नहीं बल्कि डिविडेंड, बोनस, बायबैक और स्टॉक स्प्लिट जैसे कॉर्पोरेट एक्शंस भी काफ़ी तेज़ी से आ रहे हैं। ऐसे ऐलान छोटे निवेशकों को आकर्षित करते हैं और कई बार किसी शेयर में अचानक तेज उछाल देखने को मिल जाता है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ईरान ने युद्ध रोकने के लिए नया प्रस्ताव भेजा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उससे संतुष्ट नहीं दिखे। फिलहाल सीज फायर लागू है, इसलिए हालात नियंत्रण में है, लेकिन दोनों देशों के बीच बयानबाजी अभी भी तेज बनी हुई है। बाजार को सबसे ज्यादा डर इसी बात का है कि अगर अचानक कोई बड़ा बयान या सैन्य कदम सामने आता है तो क्रूड ऑयल में तेज उछाल आ सकता है। भारत जैसे देश जो तेल आयात पर काफी निर्भर हैं, उनके लिए ये बड़ी चिंता बन जाती है, क्योंकि महंगा तेल सीधे इन्फ्लेशन और इकोनॉमी पर असर डालता है। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से टैरिफ वॉर वाला मुद्दा उठाकर बाजार की चिंता बढ़ा दी है। उन्होंने यूरोपियन यूनियन की कारों और ट्रक्स पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इसका मतलब ये है कि ग्लोबल ट्रेड टेंशन्स अभी खत्म नहीं हुए हैं और दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज के बीच तनाव फिर बढ़ सकता है। अमेरिका और इंडिया के बीच होने वाली ट्रेड डील पर भी बाजार की नज़र लगातार बनी हुई है। दोनों देशों की टीमें बातचीत कर रही हैं और माना जा रहा है कि जून या जुलाई तक कोई बड़ा ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो सकता है। अगर ये डील सकारात्मक रहती है तो इससे आईटी, फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ा फायदा मिल सकता है। इस हफ्ते अमेरिका का नॉन फार्म पेरोल यानी एनएफपी डेटा आने वाला है, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण इकोनॉमिक डेटा में से एक माना जाता है। इससे पता चलता है कि अमेरिका में कितनी नई नौकरियां बनी हैं और वहां की इकोनॉमी कितनी मजबूत है। अगर डेटा कमजोर आता है तो ग्लोबल मार्केट्स पर दबाव बढ़ सकता है। सिर्फ एनएफपी ही नहीं बल्कि वीकली जॉबलेस क्लेम्स डेटा भी बाजार की नज़र में रहेगा। अगर बेरोजगारी बढ़ने के संकेत मिलते हैं तो ये डर बढ़ सकता है कि ग्लोबल इकोनॉमी धीमी हो रही है, जिसका असर भारतीय बाजार पर भी दिखाई दे सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी इस हफ्ते ब्याज दरों पर फैसला लेने वाला है। पहले ये खबर इतनी महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती थी, लेकिन अब ग्लोबल अनसर्टेनिटी और युद्ध जैसे हालातों की वजह से निवेशक हर बड़े सेंट्रल बैंक के फैसले को ध्यान से देख रहे हैं। एआई सेक्टर की खबरें लगातार भारतीय आईटी कंपनियों को प्रभावित कर रही हैं। अमेरिका में जब भी एआई को लेकर कोई नई बड़ी घोषणा होती है तो निवेशक आईटी सेक्टर में तेजी से अपनी रणनीति बदलने लगते हैं। इसी वजह से इन्फोसिस, टीसीएस और दूसरे आईटी शेयरों में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। सेबी लगातार नए नियम और रेगुलेशंस ला रहा है ताकि बाजार में पारदर्शिता बनी रहे। वहीं आरबीआई की भूमिका इस समय और भी अहम हो गई है, क्योंकि भारतीय रुपया लगातार कमजोर हो रहा है और डॉलर के मुकाबले 95 के ऊपर तक पहुंच चुका है।
रुपया कमजोर होने का सबसे बड़ा असर एफआईआई पर पड़ता है। अगर विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा कमाते भी हैं, लेकिन रुपया कमजोर हो जाए तो उनका असली रिटर्न घट जाता है। इसी वजह से पिछले कुछ समय से लगातार विदेशी बिकवाली देखने को मिल रही है। क्रूड ऑयल अभी भी $100 के आसपास बना हुआ है और ये भारत के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं मानी जाती। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए तेल महंगा होने पर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इन्फ्लेशन और सरकार का इंपोर्ट बिल तीनों बढ़ जाए। गोल्ड और सिल्वर फिलहाल एक सीमित रेंज में फंसे हुए हैं क्योंकि निवेशक अभी सेफ इन्वेस्टमेंट और रिस्क एसेट्स के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ग्लोबल टेंशन्स बढ़ती हैं तो गोल्ड में तेजी और बढ़ सकती है। क्रिप्टो मार्केट में बिटकॉइन लगातार मजबूत बना हुआ है और $78,000 के ऊपर निकल चुका है। इससे साफ दिख रहा है कि बड़े निवेशक अभी भी बिटकॉइन में भरोसा दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ इथेरियम अभी भी सीमित दायरे में अटका हुआ है और उसमें ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। डॉलर इंडेक्स धीरे धीरे फिर मजबूत होता दिखाई दे रहा है और यूएस बॉन्ड यील्ड भी ऊपर बनी हुई है। इसका सीधा मतलब ये है कि विदेशी निवेशक अभी भी अमेरिकी एसेट्स को ज्यादा सुरक्षित मान रहे हैं। यही वजह है कि इमर्जिंग मार्केट्स जैसे इंडिया में लगातार दबाव बना हुआ है। कुल मिलाकर ये हफ्ता बाजार के लिए काफी अहम रहने वाला है क्योंकि एक साथ इलेक्शन रिजल्ट्स, ग्लोबल टेंशन्स, अमेरिकी इकोनॉमिक डेटा, ऑटो सेल्स, कंपनी रिजल्ट्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जैसे कई बड़े फैक्टर बाजार की दिशा तय करेंगे। इसलिए इस हफ्ते तेजी और गिरावट दोनों तरफ बड़े मूव्स देखने को मिल सकते हैं। पिछले हफ्ते बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद भारत की टॉप 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 4 कंपनियों का कुल मार्केट कैप करीब 2.20 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे बड़ी गेनर रही और कंपनी का मार्केट कैप करीब 1.40 लाख करोड़ रुपए बढ़कर 19.36 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। इसके अलावा भारतीय एयरटेल, टीसीएस और बजाज फाइनेंस में भी मजबूत बढ़त देखने को मिली, जिससे साफ है कि निवेशकों का भरोसा बड़े और मजबूत बिजनेस मॉडल्स वाली कंपनियों पर अभी भी बना हुआ है। दूसरी तरफ बैंकिंग और एफएमसीजी सेक्टर की कुछ बड़ी कंपनियों पर दबाव देखने को मिला। आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एलआईसी जैसी कंपनियों के मार्केट कैप में गिरावट आई, जिससे ये संकेत मिलता है कि बाजार फिलहाल चुनिंदा सेक्टर्स और स्टॉक्स में ही बाइंग दिखा रहा है। लंबे वीकेंड के बाद कल बाजार खुलने जा रहा है और इस बार कई बड़े स्टॉक्स खबरों में बने हुए हैं। कहीं मजबूत क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं, कहीं सरकार से राहत मिली है, तो कहीं प्रॉफिट और मार्जिन्स में कमजोरी देखने को मिली है। इसलिए सोमवार का ट्रेडिंग सेशन काफी एक्शन भरा रह सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे मजबूत रहे हैं। बैंक का नेट प्रॉफिट 13% बढ़कर 4,027 करोड़ रुपए पहुंचा और एनपीए में भी सुधार देखने को मिला। लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन घटने से ये संकेत मिला कि आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर में डिपॉजिट और कमाई दोनों पर दबाव बढ़ सकता है। एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डी मार्ट ने शानदार ग्रोथ दिखाई है। कंपनी की बिक्री 19% बढ़ी, प्रॉफिट मार्जिन भी बेहतर हुआ और Q4 में 58 नए स्टोर खोले गए, जिससे साफ है कि रिटेल डिमांड अभी भी मजबूत बनी हुई है और कंपनी लगातार विस्तार कर रही है। मज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स के नतीजे काफी दमदार दिखे क्योंकि एबिडा में 355% की बड़ी बढ़त आई और मार्जिन्स में भी मजबूत सुधार हुआ। हालांकि सीक्वेंशियल बेसिस पर कुछ कमजोरी रही, इसलिए अब बाजार की नज़र P-75I सबमरीन प्रोजेक्ट और आगे के बड़े डिफेंस ऑर्डर्स पर रहेगी। इंडस टावर्स के नतीजे मिक्स्ड रहे हैं। रेवेन्यू ग्रोथ सीमित रही, मार्जिन्स पर खर्च का दबाव दिखा और डिविडेंड भी उम्मीद से कम रहा, जबकि एक बड़े ग्राहक के साथ टावर एग्रीमेंट रिन्यू न होने की खबर ने निवेशकों की चिंता और बढ़ा दी। वोडाफोन आइडिया को एजीआर ड्यूज में राहत जरूर मिली है क्योंकि सरकार ने बकाया राशि घटाकर करीब 64,000 करोड़ रुपए कर दी, लेकिन कंपनी पर स्पेक्ट्रम ड्यूज का भारी बोझ अभी भी बना हुआ है। इसलिए बाजार अब भी कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं दिख रहा। ज़ेन टेक्नोलॉजीज के नतीजे कमजोर रहे हैं क्योंकि रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। हालांकि कंपनी ने नए सीटीओ की नियुक्ति की है, जिससे संकेत मिलता है कि मैनेजमेंट अब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रैटेजी पर ज्यादा फोकस कर रही है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ब्याज से होने वाली कमाई बढ़ी है, लेकिन प्रॉफिट में गिरावट आई है क्योंकि एनपीए प्रोविजंस काफी बढ़ गए हैं। अच्छी बात यह रही कि ग्रॉस और नेट एनपीए अभी भी नियंत्रण में है, जिससे एसेट क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब होती नहीं दिख रही। आइडिया फोर्ज ने इस क्वार्टर में शानदार टर्न अराउंड दिखाया है। कंपनी घाटे से प्रॉफिट में आ गई, रेवेन्यू में करीब 7 गुना उछाल आया और एबिडा मार्जिन 44% तक पहुंच गया, जिससे डिफेंस ड्रोन सेक्टर में कंपनी की ग्रोथ स्टोरी और मजबूत होती दिखाई दे रही है।
CDSL के प्रॉफिट और इनकम में सीक्वेंशियल गिरावट देखने को मिली क्योंकि IPO एक्टिविटी कमजोर रही, लेकिन लंबे समय की तस्वीर अभी भी मजबूत है क्योंकि वित्त वर्ष 2026 में करीब 2.7 करोड़ नए डीमैट अकाउंट्स खुले हैं, जो रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ने का संकेत देता है। APL अपोलो ट्यूब्स के नतीजे मजबूत रहे हैं। रेवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों में अच्छी बढ़त देखने को मिली। EBITDA पर टन मल्टी क्वार्टर हाई पर पहुंच गया और कंपनी नेट कैश पोजीशन में आ गई, जिससे उसकी फाइनेंशियल पोजीशन और मजबूत दिखाई दे रही है। अदानी एंटरप्राइजेस की रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी रही, लेकिन कंपनी प्रॉफिट से लॉस में चली गई और मार्जिन्स भी कमजोर पड़े। अब बाजार की नज़र इस बात पर रहेगी कि कंपनी आने वाले क्वार्टर्स में प्रॉफिटेबिलिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को कैसे सुधारती है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मजबूत रिकवरी दिखाई है। प्रॉफिट कई गुना बढ़ा, NII ग्रोथ भी अच्छी रही और ग्रॉस और नेट NPA दोनों में सुधार देखने को मिला, जिससे साफ है कि बैंक की एसेट क्वालिटी और ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर होती जा रही है। इस हफ्ते सिर्फ नतीजों पर नहीं बल्कि डिविडेंड अनाउंसमेंट्स पर भी बाजार की खास नजर रहने वाली है। 20 से ज्यादा कंपनियां फाइनल या इंटरिम डिविडेंड पर फैसला लेने वाली हैं, इसलिए जिन शेयरों में डिविडेंड एक्सपेक्टेशन ज्यादा है वहां ट्रेडिंग एक्टिविटी तेज हो सकती है। अंबुजा सीमेंट्स, भेल, गोदरेज प्रॉपर्टीज, जिंदल स्टैनलेस और पेट्रोनेट LNG जैसी बड़ी कंपनियां अपने ऑडिटेड रिजल्ट्स के साथ फाइनल डिविडेंड पर विचार करेंगी। इन कंपनियों के नतीजे सिर्फ इनके शेयर ही नहीं बल्कि पूरे सेक्टर सेंटिमेंट को प्रभावित कर सकते हैं। एक्साइड इंडस्ट्रीज, टाटा केमिकल्स, टाटा टेक्नोलॉजीज, कैम्स और मनापुरम फाइनेंस जैसी कंपनियां भी रिजल्ट्स और डिविडेंड अनाउंसमेंट्स करने जा रही हैं। खासकर फाइनेंशियल, केमिकल और IT सेक्टर्स में इन कंपनियों के नंबर्स आने के बाद अच्छी हलचल देखने को मिल सकती है। इसके अलावा सोभा, क्वेस्ट कॉर्प, सोमानी सिरामिक्स, ओरिएंटल होटल्स और कई स्मॉल कैप कंपनियां भी डिविडेंड और क्वार्टरली रिजल्ट्स पर फैसला लेंगी। इसलिए सोमवार का ट्रेडिंग सेशन सिर्फ इंडेक्स मूवमेंट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि अलग अलग स्टॉक्स में तेज एक्शन देखने को मिल सकता है। इस हफ्ते ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर बाजार की खास नजर रहने वाली है क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद कई कंपनियों को लेकर नए टारगेट प्राइस और रेटिंग्स जारी की जा रही हैं। ICICI सिक्योरिटीज ने 4 ऐसे स्टॉक्स पर बाय रेटिंग दी है जिनमें आगे अच्छी तेजी की संभावना जताई गई है। एटर्नल को लेकर ब्रोकरेज काफी बुलिश नजर आया है और 360 रुपए का टारगेट दिया गया है, जो मौजूदा स्तर से करीब 46% ऊपर है। रिपोर्ट के मुताबिक क्विक कॉमर्स बिजनेस की तेज ग्रोथ और बेहतर मार्जिन्स कंपनी की कमाई को मजबूत बना रहे हैं, जिससे आने वाले सालों में ग्रोथ आउटलुक। बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर भी बाई की HFT दी गई है और 125 रुपीस का टारगेट प्राइस तय किया गया है। कंपनी का Q4 प्रदर्शन स्थिर रहा है और मैनेजमेंट के मुताबिक ऑपरेशनल एफिशिएंसी मजबूत बनी हुई है, जिससे बढ़ती कंपटीशन के बावजूद आगे ग्रोथ जारी रहने की उम्मीद है। SBFC फाइनेंस को लेकर ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी की एसेट क्वालिटी फिलहाल मजबूत बनी हुई है और कॉस्ट कंट्रोल बेहतर हो रहा है। इसी वजह से 130 रुपीस का टारगेट प्राइस दिया गया है, जो मौजूदा कीमत से करीब 41% की संभावित तेजी को दिखाता है। मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया के लिए ICICI सिक्योरिटीज ने 50 रुपीस का टारगेट प्राइस दिया है, जबकि शेयर फिलहाल करीब 40 रुपीस पर कारोबार कर रहा है। ब्रोकरेज का मानना है कि EV और हाइब्रिड व्हीकल सेगमेंट में बढ़ती डिमांड कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ को मजबूत बना सकती है। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के एनालिस्ट आनंद जेम्स का मानना है कि बाजार में वॉलेटिलिटी जरूर बनी रहेगी, लेकिन इसके बावजूद निफ्टी धीरे धीरे संभलता हुआ 25,000 से 25,600 की रेंज की ओर बढ़ सकता है। उनका कहना है कि पिछले हफ्ते बने डोजी पैटर्न और लोअर विक ये संकेत दे रहे हैं कि गिरावट के बाद बुल्स फिर से बाजार में सक्रिय हो रहे हैं। हालांकि बैंकिंग सेक्टर को लेकर आउटलुक अभी भी थोड़ा कमजोर बना हुआ है। खासकर बैंक निफ्टी और PSU बैंक स्टॉक्स में लगातार शॉर्ट पोजीशंस बढ़ी हैं, जिससे ये संकेत मिल रहा है कि ट्रेडर्स फिलहाल बैंकिंग शेयर्स में ज्यादा भरोसा नहीं दिखा रहे। एनालिस्ट के मुताबिक बैंक निफ्टी में मजबूती का साफ संकेत तभी मिलेगा जब इंडेक्स 55,900 के ऊपर क्लोजिंग दे पाए। हैंस लाइफ साइंसेज में पिछले हफ्ते करीब 33% की तेज रैली देखने को मिली थी और एनालिस्ट का मानना है कि स्टॉक में अभी थोड़ी और तेजी की गुंजाइश बची हुई है। हालांकि इतनी तेज रैली के बाद फ्रेश बाइंग में थोड़ा इंतजार करने की सलाह दी गई है, क्योंकि स्टॉक फिलहाल ओवरबॉट जोन के करीब दिखाई दे रहा है। वेदांता को लेकर एनालिस्ट ने कहा कि स्टॉक का 267 रुपीस वाला सपोर्ट अभी भी मजबूत बना हुआ है, इसलिए शॉर्ट टर्म पॉजिटिविटी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। लेकिन डीमर्जर और Q4 रिजल्ट्स जैसे बड़े ट्रिगर्स अब निकल चुके हैं, इसलिए आगे स्टॉक में पैसा आने की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ सकती है।
इस हफ्ते के लिए आनंद जेम्स ने टाइम टेक्नोप्लास्ट और श्याम मेटालिक्स को अपनी टॉप ट्रेडिंग पिक्स बताया है। टाइम टेक्नोप्लास्ट के लिए 204 रुपीस टारगेट और 187 रुपीस टॉप लॉस रखा गया है, जबकि श्याम मेटालिक्स के लिए 1020 रुपीस टारगेट और 815 रुपीस टॉप लॉस रखा गया है, क्योंकि दोनों स्टॉक्स में RSI और MACD जैसे टेक्निकल इंडिकेटर्स मजबूत बुलिश संकेत दे रहे हैं। 4 मई को बाजार में कॉर्पोरेट एक्शन से जुड़ा अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल सकता है। यूको बैंक 0.44 रुपीस फाइनल डिविडेंड के लिए एक्स डेट पर रहेगा, जबकि जैक्सन पॉल फार्मास्यूटिकल्स शेयर बायबैक की वजह से फोकस में रहेगा। इसलिए PSU बैंकिंग और फार्मा स्पेस में हलचल बढ़ सकती है। 5 मई को हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज 8.50 रुपीस इंटरिम डिविडेंड और एलांटिस बेक इंडिया 7.50 रुपीस डिविडेंड के लिए एक्स डेट पर रहेंगी। इसी दिन औरो इंडिया 10 रुपीस से 1 रुपीस स्टॉक स्प्लिट के लिए जाएगी, जबकि इंडस इंफ्रा ट्रस्ट और माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स रीट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से निवेशकों के रडार पर रहेंगे। 7 मई को ऑरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर 270 रुपीस पर शेयर इंटरिम डिविडेंड के लिए एक्स डेट पर रहेगा, जो इस हफ्ते के सबसे बड़े डिविडेंड पे आउट्स में से एक है। IT सेक्टर में ये स्टॉक खास चर्चा में रह सकता है, क्योंकि इतना बड़ा डिविडेंड अक्सर स्ट्रॉन्ग कैश पोजीशन का संकेत माना जाता है। 8 मई को कई बड़े डिविडेंड और बोनस एक्शंस देखने को मिलेंगे। नाल्को 2 रुपीस, लॉरस लैब्स 1.20 रुपीस, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 0.60 रुपीस, KSB लिमिटेड 4.40 रुपीस और संड्रम फास्टनर्स 4.25 रुपीस डिविडेंड के लिए एक्स डेट पर रहेंगे, जबकि अल्का इंडिया 6:1 बोनस इशू की वजह से स्मॉल कैप स्पेस। इस हफ्ते 300 से ज्यादा कंपनियों के रिजल्ट्स आने वाले हैं, इसलिए मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी तेज रह सकता है। सबसे ज्यादा फोकस बड़े ऑटो, बैंकिंग, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर स्टॉक्स पर रहेगा। सोमवार 4 मई को BHEL, अंबुजा सीमेंट, टाटा टेक्नोलॉजीज, टाटा केमिकल्स और गोदरेज प्रॉपर्टी समेत कई बड़े रिजल्ट्स आएंगे। कई कंपनियां डिविडेंड अनाउंसमेंट भी कर सकती है, इसलिए इन स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। मंगलवार 5 मई को लार्सन एंड टूब्रो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, पंजाब नेशनल बैंक और हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स सबसे अहम रहेंगे। खासकर L&T और MM के रिजल्ट से कैपिटल गुड्स और ऑटो सेक्टर का पूरा सेंटिमेंट तय हो सकता है। बुधवार और गुरुवार को बजाज ऑटो, पॉलीकैब इंडिया, 197 कम्युनिकेशंस, BSE और लुपिन जैसे बड़े नाम फोकस में रहेंगे। बजाज ऑटो से 2 व्हीलर डिमांड का संकेत मिलेगा, जबकि लुपिन फार्मा सेक्टर की दिशा दिखा सकता है। शुक्रवार 8 मई को टाइटन कंपनी, ABB इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, MCX और स्विगी के रिजल्ट्स आएंगे। खासकर टाइटन के नंबर्स ज्वेलरी डिमांड और फेस्टिव बाइंग ट्रेंड को समझने के लिए मार्केट के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि अगली मार्केट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में।